नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और आपको सही जानकारी मिलती है तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि सीलिंग की भूमि, जो ग्राम पंचायत के अंदर सीलिंग की भूमि निकलती है, वह किन किन व्यक्तियों को उस भूमि के ऊपर किस किस व्यक्ति का अधिकार होता है और ऐसी भूमि का आवंटन कैसे कैसे व्यक्ति को किया जाता है, विस्तार से जानेंगे। और दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि प्रति की भूमि क्या है, यानी कि नवीन प्रति की भूमि क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि मतरूक भूमि किसे कहते हैं। तो चलिए जल्द वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि सीलिंग की भूमि से निकाले गए पट्टे, यानी कि सीलिंग की भूमि से निकाली गई भूमि का हकदार कौन होता है, विशेष प्रकार से मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो ग्राम पंचायत के अंदर सीलिंग की भूमि निकाली जाती है उस भूमि के ऊपर किस किस प्रकार के व्यक्ति हकदार होते हैं। तो चलिए वीडियो में मैं सबसे शुरू में आपको बताता हूं कि ग्राम सभा सीलिंग भूमि जो पट्टे पाने वाले पात्र व्यक्ति होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, क्योंकि वीडियो का जान लेना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे गांव के अंदर एक सीलिंग भूमि थी और उस सीलिंग भूमि के लिए हमें पट्टा पाना है, तो कैसे कैसे व्यक्ति उस भूमि के लिए पात्र होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति उस भूमि के अंदर पट्टा पाने के लिए पात्र होंगे। नंबर 1, युद्ध से वीर गति प्राप्त सैनिक जो गांव में रहने वाला और भूमिहीन या फिर उसकी विधवा है और वह अन्य उसके ऊपर वारसेन जो आश्रित हैं, ऐसे लोगों को सीलिंग की भूमि के अंदर पट्टा दिया जाता है। और नंबर 2 पर ऐसे लोग जो गांव में रहने वाले या फिर युद्ध के दौरान पूर्णतया विकलांग हो गया हो सैनिक, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके गांव के अंदर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सीलिंग भूमि के अंदर जो छोड़ी गई भूमि है उसके अंदर पट्टा दिया जाता है। और नंबर 3 पर मैं आपको जानकारी दूं कि गांव में रहने वाला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो खेतीहर मजदूर है, गांव में रहने वाला अन्य भूमिहीन व्यक्ति जो मजदूर किस्म का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को सीलिंग भूमि के अंदर पट्टा दिया जाता है। और साथियों, अगर हम बात करते हैं 5 नंबर पर, तो किस व्यक्ति को भूमि का पट्टा सीलिंग से जो बची हुई भूमि है किस व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर वहीं पर 6 नंबर की हम बात करते हैं तो 6 नंबर पर ऐसे व्यक्ति को जो गांव में रहने वाला भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी है और जिस व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलती हो, इस प्रकार का व्यक्ति भी सीलिंग भूमि के अंदर पात्र होता है पट्टा पाने के लिए। और वहीं पर जो भूतपूर्व सैनिक है और अधिकारी रैंक का नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सीलिंग से छोड़ी गई भूमि के अंदर पट्टा पाने के लिए वह व्यक्ति पात्र होता है और उस भूमि का हकदार होता है। न्याय पंचायत हलके में रहने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो भूमिहीन और खेतीहर मजदूर है, इस प्रकार के व्यक्ति सीलिंग भूमि के अंदर पट्टा पाने के हकदार होते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति ही ऐसी भूमि के अंदर पात्र व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रति की भूमि क्या है। अक्सर कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है कि प्रति की भूमि क्या आती है। प्रति की भूमि एक ऐसी भूमि है, यह वह भूमि है जो खेती योग्य होने के बावजूद भी, यानी कि किन्हीं कारणों से प्रति में छोड़ी जाती है या यह नियमित खेती नहीं होती इस भूमि के ऊपर, इस भूमि पर कोई लगान दे नहीं होता, यानी कि जो प्रति की भूमि होती है, यह भूमि वह जमीन है जिसको पुराने भूस्वामियों ने सीलिंग एक्ट के दौरान लगानी भूमि न दिखाकर प्रति की भूमि के खाते के दरवाजे से अपने अधिकार में रहने दिया। इस प्रकार की भूमि को प्रति की भूमि कहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी उन भूस्वामियों, यानी कि जो आपके गांव के अंदर हैं, ऐसे भूस्वामी आज भी उनका उस पर कब्जा है और उस जमीन पर बरकरार कब्जा वह लोग रखते हैं, यानी कि
प्रति की भूमि दो हिस्सों में होती है। यानी कि कौन कौन सा हिस्सा होता है? अस्थायी प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि। तो चलिए इसमें भी जानकारी करते हैं, कौन सी भूमि अस्थायी प्रति की होती है और कौन सी भूमि अस्थायी प्रति की होती है। अस्थायी प्रति की भूमि वह भूमि होती है साथियों, यह वह भूमि है जो खेती की जा सकती है जिसके अंदर, लेकिन आमतौर पर इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। यह भूमि अनउपजाऊ होती है और कभी कभार घास वगैरह बोने के या फिर उसमें जुताई करने के काम में दी जाती है। प्रति की भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन भी होता है और साथियों, जो अधिकार दस्तावेजों में दर्ज होता है, यह वह जमीन है जिसका मुख्य भाग वन लगाने के लिए विभाग को दिया जाता है। यानी कि यह अस्थायी प्रति की भूमि है जो विभाग को दी जाती है, यानी कि जो वन लगाने के लिए टोंगिया रीति के हिसाब से ऐसी भूमि को ही दिया जाता है। भूमिहीनों और अन्य व्यक्तियों को जमीन के पट्टे भी इसी भूमि के अंदर से काटे जाते हैं। और अब बात करते हैं अस्थायी प्रति की भूमि। अस्थायी प्रति की भूमि भी यही है, इसी प्रकार से यह भूमि होती है। यह वह भूमि है जिस पर साल भर खेती वर्ष और साल भर के बाद छोड़ दिया जाता है। यानी कि एक साल उसके ऊपर खेती की और एक साल उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की जो भूमि होती है वह अस्थायी भूमि होती है। आमतौर पर यह भूमि खेती योग्य भूमि होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस भूमि का सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि, यानी कि इस प्रकार की यह भूमि होती है जो सार्वजनिक प्रकार से, इस प्रकार की ये अस्थायी प्रति की भूमि होती है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मतरूक की भूमि कौन सी होती है। यानी कि मतरूक नंबर भूमि किसे कहते हैं? मतरूक एक उर्दू का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लापता, कभी कभी। यानी कि जो मूलवंश या जानबूझकर लेखपाल द्वारा भूमि का नंबर काश्तकार के खाते में छोड़ दिया गया हो और अब तक भूमि का स्वामी मालिक न रह गया हो। यानी कि उदाहरण के तौर पर ऐसी भूमि जिस भूमि का नंबर भूल वंश छोड़ दिया गया है, यानी कि उदाहरण के आधार पर मान लीजिए अगर किसी भूमि का नंबर 433 पैतृक था और उसको 432 कर दिया गया है, उधर गाठा संख्या 432 डबल हो गया है और भूमि 433 बिल्कुल लापता हो गया है। तो ऐसा होने के बाद खातेदार बहुत परेशान होता है और कागजात का यानी कि मुआवना करने पर सही स्थिति की जानकारी होती है। यानी कि वास्तविकता यह है कि इस संज्ञान में होने के बाद पीड़ित अपना वाद जो सक्षम न्यायालय है उसमें प्रस्तुत करता है और फिर उस पर मांग करता है और जिस प्रकार से उस नंबर की दुरुस्ती होती है। मतरूक का मतलब है लापता भूमि। तो ऐसी भूमि को मतरूक का नंबर कहा जाता है, यानी कि मतरूक भूमि वह भूमि लापता होती है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से अधिक जानकारी मिली होगी। आगे वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दाखिल खारिज किस प्रकार से होता है और दाखिल खारिज धारा 34 के अंतर्गत कैसे दाखिल खारिज को करवाया जा सकता है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।